बीवी हामला थी इसलिए साली खिदमत करने आई। साली मुझे छुप छुप कर गंदे इशारे करती। जब बीवी की डिलीवरी के दिन करीब आए तो मेरी साली कहने लगी, मेरी बहन मरने वाली है, तुम मुझसे शादी कर लेना। मैं परेशान हो गया। बच्चा जन्म देते ही बीवी का इंतकाल हो गया तो मैंने साली से शादी कर ली, मगर वो मेरे करीब ना आती क्योंकि मैं दफ्तर में था। जब मेरी बीवी सालिया का अचानक से मेरे पास फोन आया, उसके फोन पर मैंने जल्दी से फोन उठाया क्योंकि आजकल उसकी तबीयत कुछ नासाज थी। 7वां महीना चल रहा था और उसे पिछले कुछ दिनों से बहुत ज्यादा चक्कर भी आ रहे थे। मेरे फोन उठाते ही वो रोते हुए कहने लगी कि मेरी तबीयत बहुत बिगड़ रही है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा अभी, और इसी वक्त आप घर आ जाएं। मैं बहुत ज्यादा परेशान हुआ। मैं दफ्तर से निकल नहीं सकता था क्योंकि आज बॉस ने भी छुट्टी की थी और एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए कुछ चीजें और डॉक्यूमेंट्स भी तैयार करने थे। मैंने सालिया से कहा कि तुम थोड़ा सा इंतजार कर लो, मैं काम निपटा कर वापस आता हूँ, मगर वो बुरी तरह रोने लगी। फिर फोन कट गया। मैं बार बार फोन ट्राई करने लगा लेकिन फोन मिल ही नहीं रहा था। मैंने जैसे तैसे दफ्तर के सारे कामों को करते घर की तरफ गाड़ी दुराना शुरू कर दी थी। 1 घंटे बाद मैं अपने घर में दाखिल हो रहा था और अंदर के मंजर ने मेरा दिल दहला दिया था। मेरी बीवी लाउंज में भी होश पड़ी थी। अगर मेरे पास चाबी ना होती तो शायद मैं घर के अंदर भी दाखिल ना हो पाता। मैंने उसे उठाकर गाड़ी में डाला और आंधी तूफान की तरह से अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर ने चेकअप करके बताया कि मेरी बीवी के खून में कुछ मसला हो गया है, जिसकी वजह से उसके साथ काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। बच्चे की जान तो महफूज है लेकिन मेरी बीवी को बहुत ज्यादा केयर की जरूरत है। ये सुनना था कि मैं और भी परेशान हो गया। अनजान शहर में अकेले बीवी के साथ रहना, वो भी ऐसी हालत में कि जब बीवी हामला भी हो और उसकी सेहत भी नासाज हो, एक बहुत ही मुश्किल काम था। थोड़ी देर में जब मेरी बीवी नॉर्मल हुई तो मैं उसे लेकर घर पहुंचा, उसे बिस्तर पर लिटाया और उसके पास ही बैठ गया। वो बहुत शर्मिंदा थी। कहने लगी, मुझे माफ कर दी शबीर, मेरी वजह से आपको बहुत तकलीफ होती है। उसकी आंखों में आंसू थे। मैंने फौरन उसका हाथ पकड़ लिया। सालिया, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे बस ये समझ नहीं आ रहा कि मैं नौकरी के साथ घर और तुम्हें किस तरह से देखूं। तो मैं बहुत ज्यादा तवज्जो की जरूरत है। मैं अभी अपनी माँ को फोन करता हूँ और उनसे कहता हूँ कि सब कुछ छोड़कर यहाँ आ जाएं। मेरी बात सुनते ही सालिया के माथे पर बल पड़ गए। कहने लगी, खुदा के वास्ते शबीर, उन्हें मत बुलाएं। उनके यहाँ आने से मुझे आसानी के बजाय मजीद मुश्किलात होगी। वो खुद बिस्तर पर लेट जाएंगे और मुझसे अपनी खिदमतें करवाएंगी। आप तो जानते हैं ना कि वो मुझे पसंद नहीं करती। सालिया एकदम ही रोने लगी तो मैं जो फोन उठा चुका था जल्दी से वापस रख दिया। अच्छा, तुम परेशान ना हो, मैं उन्हें नहीं बुलाता, लेकिन फिर तुम ही बताओ क्या करूं, इस शहर में हमारा है ही कौन। सालिया कहने लगी कि मैं अपनी अम्मा को फोन करती हूँ और कहती हूँ कि फौजिया को हमारे घर भेज दें, फौजिया मेरा ख्याल रख लेगी। सालिया ने अपनी बहन छोटी का नाम लिया तो मैं सोच में पड़ गया। वो तो शादीशुदा भी नहीं थी, फिर वो एक हामला औरत का ख्याल कैसे रख सकती थी। यही बात जब मैंने सालिया से कही तो वो मुस्कुरा दी। कहने लगी, हाँ वो शादीशुदा नहीं है लेकिन इतनी बच्ची भी नहीं है कि इन चीजों की समझ ना सके। जवान हो रही है, 18 साल की है, आराम से मेरा ख्याल रख सकती है। मैं अम्मा को फोन करती हूँ, जब उन्हें अपनी हालत का बताऊंगी ना तो वो खुद फौजिया को हमारे पास भेज देंगी। मेरे सामने ही उसने अपनी माँ को फोन किया, उन्हें अपनी हालत का बताया तो वो भी फिक्रमंद हो गई और उन्होंने अगली ही गाड़ी से फौजिया को भेजने का वादा कर लिया। फिर शाम को फोन आया कि उन्होंने फौजिया को गाड़ी में सवार कर दिया है और वो अगले दिन सुबह पहुंच जाएगी। ये सुनकर सालिया खुश हो गई थी और मुझे भी सुकून आ गया था। मैंने खुद ही घर के सारे छोटे बड़े काम काज निपटाए थे लेकिन सालिया की तबीयत ना संभली थी। रात भर सालिया बेचैनी से करवटें बदलती रही और मैं उसके पास बैठा उसे दिलासा देता रहा। सुबह होते ही मैंने उसे दवाई दी और उसकी हिदायत सालिया से दोबारा सुनी और फिर स्टेशन की तरफ निकल पड़ा। दिल में अजीब से घबराहट भी थी और जिम्मेदारी का एहसास भी। जब ट्रेन स्टेशन पर पहुंची तो मैं प्लेटफॉर्म पर खड़ा नजर दौड़ाता रहा। अचानक मेरी नजर एक लड़की पर जा ठहरी जो सफेद सूट में खड़ी इधर उधर देख रही थी। एक लम्हे को मेरा दिल जोर से धड़का और मैं वहीं का वहीं रुक गया। वो फौजिया थी, मगर वो फौजिया नहीं जो 2 साल पहले हमारी शादी पर सबके बीच एक दुबली सी लड़की के तौर पर दिखाई दी थी। ये लड़की कद में लंबी हो चुकी थी, चेहरे पर निखार था, आंखों में इत्मीनान और चाल में अजीब सा वकार। वो ट्रेन से उतरी तो मैंने बेख्तियार एक कदम पीछे हटा लिया। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये वही फौजिया है। वक्त ने 2 साल में उसे मुकम्मल तौर पर बदल दिया था। वो मेरी तरफ बढ़ी और सलाम किया तो मैं मुश्किल जवाब दे सका। दिल में अनजानी सी हैरत और घबराहट थी। मैंने उसका बैग उठाया और खामोशी से गाड़ी की तरफ चल पड़ा। फौजिया सारे रास्ते मुझसे बातें करती रही। वो हद से ज्यादा खुश मिजाज थी। उसके चेहरे पर मुसलसल मुस्कुराहट रहती और वो बड़े शौक से मुझसे बात कर रही थी। वो अपने इम्तिहानात का जिक्र करने लगी कि उसके सारे पेपर अच्छे हो गए हैं और अब वो काफी दिनों के लिए फारिग है, इसलिए अम्मा ने भी बगैर किसी हिचकिचाहट के उसे मेरे साथ भेज दिया।
वो बार बार खिड़की से बाहर देखती, कभी किसी जगह की तारीफ करती, कभी शहर की सड़कों को देखकर सवाल करती और फिर हंसते हुए कहती कि लगता है ये शहर तो अभी अच्छी तरह घूमना पड़ेगा। उसने खुद ही हंसते हुए कहा कि अब तो मैं यहाँ कुछ अरसा रहूंगी ना, तो वैसे भी फारिग हूँ, बस एक बात बता दें कि आप मुझे शॉपिंग करवाएंगे और इस नए शहर की सैर भी, या फिर बस आलिया बाजी की खिदमत ही मेरी ड्यूटी होगी। उसकी बात सुनकर मैं एक लम्हे को मुस्कुरा दिया। उसकी बातों में बचपना भी था और एक अलग सी जिंदगी भी, जो पूरे रास्ते गाड़ी के अंदर फैली रही और मुझे अंदाजा ही न हुआ कि स्टेशन से घर का रास्ता इतनी जल्दी कैसे कट गया। फौजिया को देखकर सालिया की खुशी की हद न रही। दोनों बहनें एक दूसरे के गले लगकर ढेरों बातें करती रही और मैं थकन के मारे सोने के लिए चला गया, क्योंकि पिछली रात भी मैं पूरी रात जाग रहा था। शाम को जब उठा तो देखा फौजिया ने पूरे घर को संभाल लिया था। खाना तैयार था, सफाई हो चुकी थी, मेरे कपड़े इस्त्री शुदा पड़े थे, जबकि सालिया सुकून से लाउंज में बैठी टीवी देख रही थी। उसके चेहरे पर भी अब पहले की तरह उदासी या बीमारी का कोई असर नहीं था, बल्कि वो टीवी देखते हुए अपनी बहन से बातों में मसरूफ थी और मुझे सालिया की हालत देखकर दिल से सुकून मिल गया। सालिया ने मुझे देखकर मुस्कुरा दिया और फौजिया ने खाना लगा दिया। हमने इकट्ठे डिनर किया। उसके बाद सालिया सोने चली गई, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी क्योंकि वह दिन का काफी हिस्सा सोकर गुजार चुका था। इसलिए मैं लाउंज में ही बैठ गया। फौजिया भी चाय बनाकर मेरे पास आकर बैठ गई और फिर मुझसे मेरी मसरूफियात और मशागिल के बारे में बात करने लगी। मैं उसकी बातों के छोटे छोटे सवालात के जवाब देता रहा और उस पर नजर डाल देता। उसके दुपट्टे से बेनियाज उलझे हुए बाल और लटें जो चेहरे पर आ रही थी उसे बिल्कुल मुख्तलिफ और बालिक महसूस करा रही थी। वह हंसती मुस्कुराती मेरे सामने बैठ गई और मैं खामोशी से उसकी खुश तबी और बदलते हुए अंदाज को देखता रहा। अचानक बात करते हुए फौजिया ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुस्कुराते हुए कहा, जीजू, अगर आपने 2 दिन की छुट्टी ले ली है तो आपके पास कल एक दिन और बचा है। हम सुबह बेबी की शॉपिंग के लिए चले। सालिया बाजी बता रही थी कि अभी तक आप लोगों ने कोई शॉपिंग नहीं की क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। अगर आप चाहें तो मैं आपके साथ जा सकती हूँ। वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड और खुश मिजाज नजर आ रही थी और मैं उसके हाथों की नरम हरकत और लम्स महसूस करते हुए एक अजीब सी कैफियत का शिकार हो रहा था। दिल की धड़कन तेज हो गई, लेकिन मैंने बड़ी मुश्किल से सर हिलाकर हाँ कह दिया। अगली सुबह मेरे और सालिया के उठने से पहले ही फौजिया उठ चुकी थी। वो खामोशी से घर के हर कोने में घूमती हुई सारे काम निपटा रही थी। किचन में जाकर नाश्ता तैयार किया और सालिया के लिए गर्म गर्म खाना ले आई। सालिया भी बिस्तर पर हल्की सी नींद में थी, मगर जैसे ही फौजिया ने उसे नाश्ता दिया तो उसकी आंखें खुल गई और वो मुस्कुरा दी। सालिया की हल्की सी मुस्कुराहट देखकर मेरे दिल को सुकून मिला। मैं भी उठकर गुस्ल कर चुका था और तैयार होकर लाउंज में आ गया तो देखा कि फौजिया ने पूरा घर संभाल रखा था। कपड़े इस्त्री किए थे, बर्तन धो दिए थे। वो खुद पूरी तरह तैयार होकर मेरे सामने आ खड़ी हुई थी। मुझे देखकर फौजिया ने मुझे खुशी खुशी बताया कि सब कुछ तैयार है और अब हम बच्चे की शॉपिंग के लिए निकल सकते हैं। मैंने उसकी तरफ देखा तो अपने चेहरे पर बिचकानी मुस्कुराहट लिए खड़ी थी। आंखों में एक चमक और खुश और जोश था, जैसे वाकई वो इस काम को बहुत संजीदगी और खुशी के साथ ले रही हो। उसने ब्लू जीन्स के ऊपर सफेद कलर का टॉप पहना हुआ था। दुपट्टे के नाम पर एक छोटा सा मफलर उसकी गर्दन के गिर्द लिपटा हुआ था। सुनहरी जुल्फे पूरी तरह कमर पर लहरा रही थी और बड़े बड़े होंठों पर सुर्ख लिपस्टिक ने उसे और खूबसूरत बना दिया था। मैंने गहरी निगाह उस पर डाली और फिर सर हिलाकर उसकी बात की तायीद की। उसने खुद ही आवाज लगाकर सालिया को बता दिया था कि हम जा रहे हैं और जल्दी वापस आ जाएंगे। फिर हम दोनों बच्चे की जरूरियात के लिए सामान लेने घर से रवाना हुए। रास्ते में फौजिया की बातों का सिलसिला जारी रहा। मैं खामोशी से उसे सुनता रहा। जब हम मार्केट पहुंचे तो फौजिया बच्चों के कपड़ों खिलौनों की दुकानों की तरफ बढ़ी और साथ ही उसने मेरा हाथ भी थाम लिया था। मैं उसके पीछे पीछे चलता रहा। उसके हाथ में हल्की गिरफ्त और चेहरे पर जोश और खुशी थी। हर चीज में दिलचस्पी ले रही थी और बच्चे के लिए हर छोटी छोटी चीज को गौर से देखकर अपनी राय दे रही थी। कभी कपड़ों के रंग और डिजाइन के बारे में बातें करती तो कभी जहर पर जोर डालते सालिया की पसंद और नापसंद को याद करती और मैं खामोशी से उसे सुनता और देखता रहा। थोड़ी देर में उसने काफी सारी चीजें खरीद ली थी और मैं सोच रहा था कि सालिया भी जब ये सब देखेगी तो कितनी खुश होगी। हमने तकरीबन जरूरत की हर चीज खरीद ली थी। टाइम भी काफी हो गया था, इसलिए मैंने फौजिया से पूछा कि अब घर चलें। उसने नाराज नजरों से मुझे देखा और कहने लगी कि बच्चे की शॉपिंग हो गई है। सालिया बाजी के लिए भी कुछ चीजें खरीद ली हैं कि आप मुझे कुछ नहीं दिलाएंगे। उसकी आंखों में नाराजगी के साथ साथ अंदाज में एक अनोखी अदा थी। बेख्तियार ही मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी। तुम्हें जो लेना है तुम ले सकती हो, मैंने कब मना किया। मेरी बात पर वो खिल उठी। फिर मेरा हाथ पकड़कर वो एक ब्रांडेड शॉप में
गई और अपने लिए खूबसूरत सा जोड़ा पसंद कर लिया। वो रंग बहुत खिलता हुआ था जो यकीनन फौजिया पर बहुत भला लगता, इसलिए मैंने वो जोड़ा उसके लिए खरीद लिया। फिर चलते चलते उसकी नजर कांच की चूड़ियों पर पड़ी तो वो कहने लगी, मैं ये भी ले लूं? मैं भला क्यों कर इनकार कर सकता था। वो इतनी दूर से यहाँ मेरी बीवी की खिदमत के लिए आई थी। मेरे होने वाले बच्चे का ख्याल रखने के लिए मैं उसकी छोटी छोटी खुशी का ख्याल रख सकता था, इसलिए मैंने कहा तुम्हें जो चाहिए ले लो। और फिर उसने थोड़ी बहुत चूड़ियां भी खरीद ली और उसी वक्त अपनी कलाइयों में डालकर मेरे आगे छन छनाने लगी। मैं उसकी इस मासूम बचपने पर हंस दिया। फिर वो बाहर लंच की फरमाइश करने लगी तो मैंने उसे एक अच्छे से होटल से लंच करवाया और सालिया के लिए खाना पैक करवा लिया। दोपहर के बाद हम घर लौटे तो सालिया टीवी देखने में मसरूफ थी। हमें देखकर पहले तो नाराज हुई कि तुम दोनों ने इतना वक्त लगा दिया, लेकिन फिर जब बच्चे की शॉपिंग देखी तो बहुत खुश हुई। सब कुछ उसकी पसंद के मुताबिक ही था। फिर फौजिया ने अपने कपड़े दिखाए तो वह हैरान हुई और कहने लगी, तुम अपनी शॉपिंग भी कर आई? फौजिया ने चूड़ियों वाले हाथ भी आगे कर दिए। ये देखकर सालिया के चेहरे पर एक अजीब सी नागवारी के तासुरात आए। तुम ये दुल्हों की तरह चूड़ियां क्यों पहनाई हो, ऐसे जैसे ये बात भली ना लगी हो। मैंने उसके चेहरे के तासुरात को महसूस किया था, लेकिन फौजिया अपनी ही धुन में थी, इसलिए शायद वो महसूस ना कर सकी। वो हंस कर कहने लगी, मुझे अच्छी लग रही थी। जीजू ने दिलवा दी क्या? आपको अच्छी नहीं लग रही? उसकी बात पर सालिया खामोश रही। फिर वो सारा सामान उठाकर अपने कमरे में चली गई और सब खुद ही सेट करने लगी। मैंने सालिया से पूछा, नाराज हो क्या? मगर वो चुप रही। फिर कहने लगी कि आइंदा इतनी देर मत लगाइएगा, मेरा अकेले में दिल घबराता है। उसकी बात पर मैं हैरान हुआ। आज तक वो इस घर में अकेली ही रही थी, बल्कि जब तक मैं दफ्तर से वापस ना आ जाता वो होती ही अकेली थी। फिर आज उसे अचानक क्या हो गया था? शायद मैं उसे छोड़कर शॉपिंग पर गया था, इसलिए वो उदास थी। यही सोचकर मैंने उसके लिए की गई शॉपिंग उसके आगे रखी थी। क्या तुम्हें ये सब पसंद नहीं आया? मैं उसका दिल बहलाने लगा था और थोड़ी ही देर में वो बहल गई थी। ऐसे ही दिन गुजरने लगे थे। फोसे हर चीज का ख्याल रखती, वही अब साले को हॉस्पिटल भी लेकर जाती, वक्त पर उसे दवाइयां भी देती। धीरे धीरे साले की तबीयत ठीक हो गई थी। डॉक्टर्स का कहना था कि उसकी रिपोर्ट भी काफी ठीक हो गई है और इस बात पर मुझे सुकून हो गया था। फिर एक रात सालिया सो रही थी। मैं पानी पीने के लिए कमरे से बाहर निकला तो मैंने फौजिया को लॉन्च में बैठे देखा। मैं मुस्कुराकर उसके पास पहुंच गया। वो भी मुझे देखते ही मुस्कुरा दी। वो एक रोमांटिक सी मूवी देख रही थी, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और आंखों में दिलचस्पी। लम्हे के लिए ऐसा लगा जैसे वो पूरी तरह अपनी दुनिया में थी और मैं बस खामोशी से उसे देख रहा था। फिर अचानक उसने अपना सर मेरे कंधे पर रख दिया। मैंने उसे महसूस किया और दिल में एक अजीब सी कैफियत पैदा हुई। थोड़ी देर बाद उसने एक सवाल किया, बिल्कुल आम अंदाज में, मगर मेरे लिए हैरान कुन था। जीजू, मर्दों को क्या पसंद होता है? क्या मुझे ऐसी लड़कियां भी किसी को पसंद आ सकती हैं? उसके सवाल में कोई बराह रास्त इरादा नहीं था, मगर उसके अंदाज और वो सर मेरे कंधे पर रखे होना सब कुछ एक अलग सा एहसास दे रहा था। मैंने उस पर गहरी निगाह डाली और लम्हे के लिए दिल की धड़कन तेज हो गई। वो नाइट ड्रेस के ट्राउजर और टी शर्ट में थी। गला थोड़ा गहरा और खुला हुआ था। जुल्फें बिखरी हुई थी और वो बिल्कुल अपने आप से बेनियाज थी। उसके अंदाज में बचपन की मासूमियत थी, लेकिन साथ एक नरम और खामोश कशिश भी थी जो लम्हे को खास और दिलकश बना रही थी। मैं खामोशी से उसे देखता रहा। उसने सर उठाकर मेरी तरफ देखा और हल्की मुस्कुराहट के साथ कहने लगी, बताए ना जीजू, क्या मैं भी किसी को पसंद आ सकती हूँ? मैंने फौरन सर हिलाकर जवाब दिया, हाँ क्यों नहीं। तुम बहुत खूबसूरत हो, कोई भी लड़का तुम्हें पसंद कर सकता है। मेरी बात पर वो खिलकर हंस दी और फिर एक अजीब से संजीदगी के साथ बोली, मुझे लड़का नहीं चाहिए, मुझे एक मर्द चाहिए जो मेरी हिफाजत कर सके, मेरा ख्याल रखे, जो मेरी ख्वाहिशों और बचपन को जिंदा रखे। मुझे ऐसा शौहर नहीं चाहिए जो सिर्फ काम काम और काम करे। मर्द का काम सिर्फ पैसा कमाना नहीं होता, बल्कि औरत के अंदर बचपन को जिंदा रखना भी होता है। उसके अंदाज और अल्फाज में एक पुख्ता सोच थी और मैं लम्हे के लिए हैरान रह गया। मुझे उससे ये तवक्को हरगिज नहीं थी कि वो इतनी समझदारी से बात करेगी। फिर वो उठी, टीवी बंद किया और अपने कमरे की तरफ चल दी और मैं उसे जाते हुए देखता रह गया। दिल में अजीब सा सुकून और उलझन साथ साथ चल रही थी। अगली सुबह सालिया खड़े तेवरों में मुझसे पूछ रही थी, रात को आप और फौजी आपस में क्या बातें कर रहे थे? मैं हैरान हो गया, तुम जाग रही थी? उसने सर हिलाकर कहा, हाँ। मेरी आंख खुली तो मुझे बाहर से आप दोनों की आवाजें आ रही थी। इतनी रात को आप उसके साथ क्यों बैठे थे? उसकी शक भरी नजरों ने मुझे अंदर से छू लिया और दिल में एक अजीब सा बोझ सा महसूस हुआ। मैंने जवाब दिया, कैसी बातें करती हो तुम? मैं पानी पीने के लिए गया था। वो लॉन्च में बैठी टीवी देख रही थी तो हम बैठकर थोड़ी बातें कर रहे थे।
मेरी बात पर वो चुप हो गई, मगर मैं जान रहा था कि उसे अपनी बहन का मेरे साथ बातें करना पसंद नहीं। मैंने सोचा मैं फौजिया से ज्यादा बात नहीं करूंगा, लेकिन हम एक ही छत के नीचे रहते थे और कब तक एक दूसरे को नजरअंदाज किया जा सकता था। यूं जैसे तैसे महीना गुजरा और 8वें महीने में अचानक मेरी बीवी सालिया सीढ़ियों से गिरी। मैं फौरन वहां पहुंचा, मगर फौजिया पहले ही उसे लेकर अस्पताल भागी थी। जब मैं उस अस्पताल पहुंचा तो सब कुछ हाथों से निकल चुका था। मेरी बीवी की हालत बहुत खराब थी और डॉक्टर का कहना था कि इमरजेंसी सी सेक्शन करना होगा। यह सुनकर मैं घबरा गया था। फौजिया रोते हुए मेरे सीने से लग गई थी। वो मुझसे माफी मांग रही थी, कहने लगी मैं किचन में काम कर रही थी, मुझे पता ही नहीं चला कि सालिया बाजी कब छत पर चली गई और वापसी पर उनका पांव सीढ़ियों से फिसल गया और वो सीधे गिरती हुई नीचे आ गई। काश मुझे पता होता कि वो छत पर जा रही हैं तो मैं उन्हें मना कर देती। मैं खाने बनाने में मसरूफ थी। वो मेरे सीने से लगी रोते रोते मुझसे माफिया मांग रही थी, अपनी बहन की जिंदगी की दुआएं चाह रही थी और मैं हक्का बक्का खड़ा था, जबकि डॉक्टर चाहती थी कि सी सेक्शन की इजाजत दे दूं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। अभी तो मेरी बीवी का 8वां महीना चल रहा था। अगर ऐसे में सी सेक्शन होता तो दोनों की जिंदगी को ही खतरा हो सकता था। ये बात भी डॉक्टर ने कही थी, लेकिन उसके सिवा कोई चारा भी नहीं था, इसलिए मजबूरन मैंने दस्तखत कर दिए। थोड़ी देर बाद मेरी बीवी का ऑपरेशन शुरू हुआ और उसके बाद एक खूबसूरत सा बेटा गोद में लिए नर्स ने लाकर मेरे हवाले कर दिया। मेरे बच्चे को सीने से लगाया और रोने लगा। फिर उसके कान में जैसे तैसे अजान दी और उसे फौजिया की गोद में डाल दिया। थोड़ी देर बाद ओटी का दरवाजा खोला। दरवाजा आहिस्ता से खुला। डॉक्टर के चेहरे पर वो अल्फाज लिखे हुए थे जो जबान से निकलने से पहले ही इंसान को तोड़ देते हैं। वो मेरे करीब आई और बहुत धीमे मगर भारी लहजे में बोली, हम पूरी कोशिश करते रहे मगर हम सालिया को नहीं बचा सके। मेरे हाथ से पानी का गिलास छूटकर फर्श पर टूट गया। मुझे यूं लगा जैसे किसी ने मेरे सीने से सांस ही खींच ली हो। मेरे कानों में एक अजीब सी सनसनाहट फैल गई। लफ्ज, आवाजें, लोग सब धुंधला गए। वो जो चंद घंटे पहले मेरे साथ हंस रही थी, जो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली थी, जो मुझे हर बात में खुद से पहले रखती थी, वह अचानक इस दुनिया से चली गई थी। ना कोई आखिरी बात, ना कोई अलविदा, ना कोई शिकवा। मैं बार बार यही कहता रहा, ऐसा नहीं हो सकता, अभी तो सब ठीक था। मगर हकीकत कभी इंसान की तैयारी नहीं देखती। सालिया के वालिदैन आगे घर में सफ़े मातम बिछ गई। मैयत जब घर पहुंची तो फिजा में ऐसा सन्नाटा था कि दीवारें भी रो रही थी। मेरा बेटा आज अभी दुनिया को पहचान भी ना पाया था, फौजिया की गोद में था। वो उसे सीने से लगाए खामोश बैठी थी, आंखें सूजी हुई मगर आंसू जैसे खत्म हो चुके हों। और मैं खुद को भी संभालने के काबिल नहीं था। चंद दिन बाद सुसर ने आहिस्ता से कहा, बेटा अब हमें वापस जाना होगा। ये सुनते ही मेरे अंदर खौफ जाग उठा। मैंने बच्चे की तरफ देखा और दिल में सवाल उभरा, मैं अकेला इसे कैसे संभालूंगा। मेरे घर से मेरी माँ और बहन भाई भी आ गए थे, मगर वो 2 दिन से ज्यादा ना रुक सके। अम्मी ने साफ कह दिया, ये सब तुम्हारा मसला है, हम मुस्तकिल यहाँ नहीं रह सकते। मुझे मालूम था अम्मी को सालिया कभी दिल से पसंद नहीं आई थी। हालांकि शादी उन्हीं की मर्जी से हुई थी, मगर जब भी मैं सालिया को अहमियत देता या उसका ख्याल रखता, अम्मी के रवैये बदल जाते। इसलिए मैं नौकरी के बाद सालिया को शहर ले आया था ताकि सुकून से अपनी जिंदगी गुजार सकें। लेकिन यही बात मजीद दुश्मनी का सबब बनी थी और मेरी माँ मुझसे बहुत नाराज हो गई थी। अभी वो मुझे और मेरे बच्चे को छोड़कर जा चुकी थी। सालिया के माँ बाप भी जाना चाहते थे। उनका कहना था कि वो बच्चे को अपने साथ ले जाएंगे, लेकिन मैं बच्चे के बगैर नहीं रह सकता था। और बिल आखिर उन्होंने फैसला किया कि चंद दिन के लिए वो फौजिया को मेरे पास छोड़ जाएंगे। तब तक मैं कोई ना कोई फैसला कर लूं या फिर संभल जाऊं। सुसर ने रुखसत होते वक्त फौजिया की तरफ देखकर कहा कि बेटा तुम कुछ दिन दामाद के पास रुक जाओ। ये अकेला है, बच्चे को संभाल नहीं पाएगा। हालात जरा संभल जाए तो हम तुम्हें वापस बुला लेंगे। फौजिया ने बिना कुछ कहे सर हिला दिया। उसकी आंखों में आंसू थे मगर वो जब्त किए बैठी थी और मैं खाली नजर से सब कुछ देख रहा था, जैसे सब कुछ मेरे सामने हो रहा हो मगर वो इसका हिस्सा ना हो। वो लोग चले गए। घर फिर से खामोश हो गया। सालिया के बगैर वो घर घर नहीं रहा था। हर कमरा मुझे उसकी याद दिला रहा था। उसकी हंसी, उसकी आवाज, उसकी मौजूदगी, सब कुछ अचानक खत्म हो चुका था। रात को जब मैं बिस्तर पर लेटता तो खाली तकिया मुझे चुभता और दिन में बच्चे की रोने की आवाज दिल को चीर देती थी। फौजिया ने बच्चे को पूरी तरह संभाल लिया था। वो रात भर जागती, उसे दूध पिलाती, उसे गोद में लेकर हल्के हल्के लोरियां देती और मैं दरवाजे के पीछे खड़ा ये सब देखता रहता, मगर अंदर जाने की हिम्मत न होती। मैं खुद एक टूटा हुआ इंसान बन चुका था। दिन गुजरते गए। फौजिया ने घर को संभाल लिया मगर मेरे अंदर कुछ भी संभला नहीं था। एक दिन उसने आहिस्ता से मुझे कहा, जीजू आप ऐसे नहीं चल सकते, बच्चे को आपकी जरूरत है। मैंने पहली बार उसकी तरफ देखा। वो थकी हुई थी मगर मजबूत लग रही थी। उसके चेहरे पर वही वकार था मगर आंखों में अब मासूमियत कम और जिम्मेदारी ज्यादा थी। उसके कहने पर मैंने बच्चे को वक्त और तवज्जो देनी शुरू की, वरना इससे पहले मैं उसे पूरी तरह फौजिया पर छोड़ चुका था। मगर धीरे धीरे मैं अपने बच्चे को अपनाता
आता चला गया। वक्त गुजरता गया, लोग बातें करने लगे, मोहल्ले वालों की नजरें बदलने लगी। कुछ हमदर्दी में, कुछ शक में, कुछ लोग तो मेरे और फौजिया के बारे में बहुत गलत बातें भी करने लगे, तो कुछ उसके किरदार पर उंगलियां उठा रहे थे। एक दिन मेरी माँ ने फोन करके साफ साफ कह दिया कि फौजिया को घर वापस भेजो और दूसरी शादी के बारे में सोचो, क्योंकि बच्चे को किसी औरत की जरूरत है और फौजिया को तुम्हारे घर में मौजूदगी की वजह से लोग बातें बना रहे हैं। मैंने गुस्से में फोन बंद कर दिया, मगर हकीकत ये थी कि मैं खुद भी इस सर से भाग नहीं पा रहा था। फौजिया मेरे लिए साया बन चुकी थी, मगर मैं उसे इस नजर से देखने से डरता था। मगर हमारी तरफ उठती हुई उंगलियों की तादाद अब बढ़ती जा रही थी। एक रात बच्चा तेज बुखार में था। फौजिया उसे लेकर रोती रही मेरे पास आई और कहा अगर कुछ हो गया तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। मैंने पहली बार उसे मजबूती से थामा, वो कांप रही थी। और मैं भी उस रात, मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मैं अकेला नहीं हूँ, मगर इस एहसास के साथ ही शर्मिंदगी भी थी। चंद दिन बाद सुसर ने दोबारा फोन किया और कहा कि अब फौजिया को वापस भेज दो, लोगों की जबानें बहुत तेज हैं। वो फौजिया का रिश्ता देख रहे थे ताकि उसकी शादी कर सके। उनका कहना था कि अगर मैं बच्चा नहीं संभाल सकता तो बच्चा भी फौजिया के साथ भेज दो, वो और मेरी सास मिलकर बच्चे की देखभाल कर लेंगे। लेकिन ये तो मेरे लिए मुमकिन ही नहीं था। मैंने उनसे कुछ वक्त मांगा था ताकि फैसला कर सकूं, और फिर मैंने फोन रखा और देर तक सोचता रहा। एक दिन फौजिया ने खुद ही फैसला सुना दिया, जीजू मैं वापस नहीं जा सकती, बच्चा भी मेरा है, ये जब से पैदा हुआ है तब से मैंने ही इसका ख्याल किया है, और अब ये 3 महीने का होने वाला है। मैं तो इसके बगैर रहने का तस्वुर भी नहीं कर सकती। इसमें मुझे सालियाबाजी की झलक नजर आती है। मेरी बहन मुझे इस तरह छोड़कर गई है कि मुझे यकीन भी नहीं आता। ये कहकर वो रो पड़ी और मैं खामोश रह गया। कुछ दिन बाद ससुर ने दोबारा बात, और जो मैं कहना चाहता था वो खुद उन्होंने कह दिया। वो कहने लगी कि अगर तुम दोनों का निकाह हो जाए तो सबके लिए आसानी होगी। मैं भी अब यही चाहता था कि मेरे और फौजिया के दरमियान कोई मजबूत ताल्लुक कायम हो जाए, ताकि वो हमेशा मेरे घर में रहे और मेरे बच्चे का ख्याल रख सके। फौजिया भी बच्चा छोड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए वो भी इनकार ना कर सकी, और फिर हमारा निकाह सादगी से हो गया। फौजिया मेरी बीवी बन गई, मगर वो मेरे करीब ना आई। जब शादी की रात में उसके करीब हुआ तो उसने साफ कह दिया कि मैंने ये रिश्ता बच्चे और बदनामी से बचने के लिए कबूल किया है। मोहब्बत या कुर्बत की तवक्को मुझसे मत रखें, क्योंकि मैं अपनी बहन की जगह कभी नहीं ले सकती और ना ही उसके साथ बेवफाई कर सकती। वो बच्चे को सीने से लगाया और कमरे से बाहर निकल गई, और मैं एक शोहर होकर भी तना रहा, क्योंकि कुछ रिश्ते मजबूरी से बन जाते हैं मगर दिल वहां कैद नहीं होता। फौजिया जिसके अंदर बेइंतहा बचपना था, जो नादान थी, वो सालिया के जाने के बाद न सिर्फ जिम्मेदार हुई थी बल्कि शायद उसके अंदर बहुत कुछ टूट गया था जो वक्त के साथ जुड़ता। फिलहाल उसने ये रिश्ता सिर्फ बच्चे की खातिर कबूल किया था और मैं उसे मजीद परेशान नहीं करना चाहता था। पहले ही मेरी वजह से उसने एक बहुत बड़ी कुर्बानी दी थी। मेरी औलाद की खातिर उसने मुझे कबूल किया था, इसलिए मैंने उसे वक्त देना था और इंतजार करना था कि कब वो खुद मेरी तरफ पेशकदमी करेगी। कुछ अरसे ऐसे ही गुजर गया। वो मेरे बच्चे का ख्याल रखती, घरदारी निभाती और कभी कभी सालिया की तस्वीर उठाकर रोने लगती। मेरा हाल भी कुछ ऐसा ही था। मैं उसे देखकर भी मजबूर नजरअंदाज करता। फिर एक दिन मैं बहुत शदीद बीमार हो गया। मेरी बिस्तर से भी उठने की हिम्मत नहीं थी। उस दिन वो खुद मेरे पास आई, मेरे माथे पर हाथ रखा, मेरा बुखार चेक किया और फिर मुझे दवाइयां देकर रात तक मेरी नजदीक बैठी रही। मेरी नकाहत और कमजोरी देखकर उसने बच्चे को भी उससे कमरे में सुला दिया था और खुद भी सारी रात मेरे पास ही रही थी। रात को मुझे नींद लगी, कुछ खबर ना हुई, और जब अगली सुबह मेरी आंख खुली तो मैंने उसे अपने सराहने ही सोते हुए पाया। तब मुझे एहसास हुआ कि जिस रिश्ते को वो कबूल करने से पीछे हटती है, दर हकीकत कहीं ना कहीं वो उसे कबूल कर चुकी है। मैंने आहिस्ती से उसका हाथ थामा और उसके कंधे पर अपना सर रखकर दोबारा नींद की वादी में उतर गया। मैं जान गया था कि धीरे धीरे वो न सिर्फ इस रिश्ते को कबूल कर रही है बल्कि जल्द ही हमारे घर में पुरानी खुशियां वापस लौट आएंगी। सालिया की कमी हमेशा हमारे घर में मौजूद रहेगी, लेकिन अब हमें आगे बढ़ना था।